नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं G7 कॉन्फ्रेंस के बारे में। और ये G7 जो समिट है ये 2021 में हो रहा है और ये इंग्लैंड के कार्नवाल में हो रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो G7 समिट, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, हम लोग बेटा वो G7 सम्मेलन की बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हो रहा है? कार्नवाल में हो रहा है। कार्नवाल कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ठीक है। अब G7 जो सम्मेलन है ये क्यों हो रहा है, इसके इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम लोग G7 को समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल G7 सम्मेलन में वो कौन सी घटनाएं हो रही हैं जिनके लिए G7 इस साल काफी न्यूज में चल रहा है। यहाँ पर भारत भी बतौर गेस्ट शामिल हुआ है। यहाँ पर जो भारत को इनवाइट किया था, भारत बतौर गेस्ट शामिल हुआ है। ठीक है। आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, दुष्प्रचार, आर्थिक जबरदस्ती जैसे खतरों से लड़ने के लिए G7 देशों के लिए भारत भी एक स्वाभाविक सहयोगी है। अब इस साल का जो G7 सम्मेलन है वो क्या कह रहा है? इस साल का जो G7 सम्मेलन है वो क्या कह रहा है? ठीक है। हमारे जो पीएम मोदी जी ने 13 जून को 13 जून 2021 को G7 सम्मेलन में ओपन सोसाइटीज एंड ओपन इकोनॉमी में अपने वर्चुअल संबोधन में कहा। वर्चुअल मतलब वो वहां पर गए नहीं। ठीक है। उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस के जरूर इसको, तो उन्होंने कैसे संबोधन दिया इसको? ये वर्चुअल संबोधन था उनका। वो वहां गए नहीं कोरोना की वजह से। इस वजह से क्या हुआ वहां पर? ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहां पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। और इस सत्र में कहा गया कि भारत G7 देशों के लिए आतंकवाद, सत्तावाद, ठीक है, इनके खिलाफ है, इनसे लड़ने के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी है। तो जो वर्चुअल संबोधन था उसमें एक टॉपिक था जिस पे मोदी जी ने बोला है। तो वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको वो टॉपिक याद रखना है। उस टॉपिक का नाम है ओपन ओपन सोसाइटीज एंड ओपन इकोनॉमी। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन किन मुद्दों पर भारत ने बोला है कि वह एक स्वाभाविक सहयोगी है? तो मुद्दे आपको याद रखने हैं, सोसाइटी से संबंधित मुद्दे हैं। भारत ने बात की है आतंकवाद की, भारत ने बात की है सत्तावाद की, भारत ने बात की है हिंसक अतिवाद की, कि हम इन सब में आपके साथ हैं। ठीक है। तो इन जैसे आर्थिक जबरदस्ती, आर्थिक जबरदस्ती, इन जैसे खतरों से लड़ने के लिए बोला है। ये खतरे हैं वो जो उन्होंने गिराए हैं, इनके संबंध में भारत ने क्या बोला है? कि वह एक सहयोगी है, स्वाभाविक सहयोगी है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? आपके हम साथ हैं। स्वाभाविक सहयोगी शब्द का इस्तेमाल किया मोदी। शब्दों का चयन बहुत सावधानी के साथ करते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग G7 की बात कर रहे हैं, G7 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। G7 में आखिर कौन कौन से देश आते हैं? G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है। इसमें आता है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इटली, ठीक है, और इटली के साथ जापान और यूएसए। इटली, जापान और यूएसए।
तो ये 7 देश हैं। इन 7 देशों को आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, यहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, इसके बेसिस पर इनका, ठीक है। तो कार्निवल में हो रहा है, यूके में हो रहा है, वहां पर ये सभी G7 अर्थव्यवस्था का सम्मेलन, जहां पर इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी यहां पर शामिल हुए। दक्षिण कोरिया को इस वर्ष अतिथि के तौर पर बनाया गया। तो गेस्ट कौन कौन से हैं, अगर पूछा जाए गेस्ट के तौर पर कौन कौन आया है, गेस्ट के तौर पर भारत आया। भारत के साथ कौन आया, ऑस्ट्रेलिया आया, साउथ अफ्रीका आया, ठीक है, और साउथ कोरिया भी आया। इसको भी यहां पर इस बार गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो G7 क्या है, 7 देशों का समूह है जिन्हें G7 के नाम से जानते हैं। ये एक अंतर सरकारी मंच है जहां दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आकर मिलती हैं और खुले समाज वैश्विक दबाव वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, ये 7 देश जो मैंने आपको बताया याद रखना है, ये सातों देश विश्व के 10% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस पे, ये पॉपुलेशन के 10% हैं, ये विश्व की पॉपुलेशन के 10% और जीडीपी के, ये दुनिया की जीडीपी के 40% को रिप्रेजेंट करती है। G7 में क्या है, जीडीपी का, दुनिया की जीडीपी के 40% हिस्सा शामिल है और पॉपुलेशन के बेसिस पर यहां पर 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर G7 की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलें। अगर इनका बैकग्राउंड जानेंगे आप G7 का, कि G7 में ऐसे वो कौन सी चीजें हैं जिसके लिए इनकी जरूरत पड़ी, तो G7 की जब स्थापना हुई थी, जब इसका फाउंडेशन, इसकी नींव रखी गई थी, तो उस समय कनाडा को छोड़कर सदस्य देशों के बीच एक बैठक हुई थी और यह बैठक पहली बार 1975 में हुई थी। 1975 में, तो मतलब 6 देश लोगों ने, तो 1975 में 6 देशों ने एक कॉन्फ्रेंस की या एक बैठक की, ठीक है, जो 1975 में हुई थी। ठीक है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं 1975 में, बैठक करते हैं। क्योंकि ये बैठक क्यों की, इसका क्या रीजन था, कारण क्या था कि G7 बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 1973 में ओपेक तेल प्रतिबंध के कारण मंदी की मार थी। ओपेक देशों पर तेल का प्रतिबंध लगा दिया, इसके कारण, ओपेक देशों ने तेल का प्रतिबंध लगा दिया, इसके कारण क्या हुआ, मंदी की मार आ गई थी ग्लोबल इकोनॉमी पर। यह मंदी की मार किस पर पड़ी थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर। ठीक है, तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए, इस पर विचार विमर्श के लिए ये 6 देश इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अब 1975 में ये हुआ, लेकिन 1976 की बात करते हैं, 1976 में कनाडा आ गया और 1998 में इसमें रूस भी आ गया। जब ये रूस इसमें आ गया तो अब यहां से ये हो गया G8। अब क्या हो गया, अब G8 कहलाने लगा। ठीक है, लेकिन 2014 में रूस ने क्या किया था, क्रीमिया को अपने में मिला लिया था। 2014 में क्रीमिया वार हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, क्रीमिया को रूस में मिला लिया।
जैसे ही 2014 में क्रीमिया को रूस में मिला लिया गया तो फिर क्या हुआ, यहां से रूस को हटा दिया गया, रूस को हटा दिया गया। ठीक है, तो 2014 में फिर से G7 हो गया, फिर से G7 हो गया। तो ये हिस्ट्री याद रखनी है आपको। ठीक है, अब इसमें अध्यक्षता वाली बात होती है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसको चेयर कौन करता है, इसकी अध्यक्षता। जब भी सम्मेलन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता बारी बारी से किसी एक देश को दी जाती है। अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है मोस्टली मेजबान देश। अध्यक्षता कौन करता है, मेजबान देश करता है, जहां पर हो रहा होता है। जैसे इस बार इंग्लैंड कर रहा है तो इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है G7, इसका आखिर एजेंडा क्या है, इसका कुछ तो एजेंडा होगा ना। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि G7 हर बार इकट्ठा हो रहा है और कोरोना के पीरियड में भी इकट्ठा हो रहा, तो वो किस एजेंडे पे काम करता है, इसका एजेंडा क्या है। G7 नेताओं ने बहुत सारी बात की, जैसे कर चोरी का मुकाबला करने के लिए, जैसे इनके एजेंडे में क्या क्या शामिल है, कर चोरी का मुकाबला कैसे करें। ठीक है, एड्स जैसी महामारी को कैसे हटाया जाए, मलेरिया, तपेदिक। ठीक है, इन बीमारियों पर बहुत काम किया। इसके अलावा गरीब देशों में शिक्षा पर भी काम किया, इन्होंने शिक्षा पर भी काम किया है। ठीक है, तो 2021 में इनका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या विषय क्या है, या ये कह सकते हैं थीम क्या है जिसपे काम कर रहे हैं। इसका मतलब इस थीम का नाम है बिल्ड बैक लेटर, बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, तो यहां पर जो संकल्प लिया गया बिल्ड बैक बेटर का मतलब क्या है, कोरोना वायरस कारण जो कोरोना के कारण जो वैश्विक तबाही हुई है, जो वैश्विक तबाही हुई है, ठीक है, उससे बाहर निकलना और पुनः पहले वाली स्थिति में आना। अब भारत को अतिथि की तरह, इसमें गेस्ट की तरह बना के शामिल किया गया। तो क्या वो जरूरत थी कि भारत को यहां शामिल किया गया, तो G7 और भारत की अगर बात करें, G7 और भारत की अगर हम लोग बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो भारत को पूछते हैं कि भारत को पहली बार कब शामिल किया गया। ठीक है, तो पहली बार भारत को 2003 में जब वो G8 हुआ करता था, 29वें G8 में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब रूस भी एक सदस्य देश था और उसको आमंत्रित किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और फ्रांस में हुआ था सम्मेलन, फ्रांस में हुआ था और वाजपेयी जी 2003 में वहां गए थे। ठीक है, मोदी जी इसमें 2 बार भाग चुके हैं। 2019 में मोदी जी ने पहली बार इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और इस बार जो 21 कार्निवाल में हो रहा है, यहां पर अतिथि के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब कम से कम यहां पर कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, कोविड से रिकवरी की बात हो रही है। ठीक है, और भारत भी तो भारत को वैक्सीन देने की बात हो रही है, भारत को वैक्सीन देने की बात यहां पर हुई है। सभी देश ये बात कर रहे हैं, भारत को वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा
कि जो G7 है 7 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। अनौपचारिक कहने का मतलब है नाटो की तरह इसका कोई कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है। तो ये जो जो G7 है ना, ये एक अनौपचारिक समूह है, इसका कोई कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है जैसे कि नाटो का है। ठीक है, तो क्या है ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब हुआ कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। ठीक है, अब इस समूह के 7 देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% जीडीपी को और 10% आबादी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने बात की कि 1998 में यहां पर रूस भी जुड़ा था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद जब क्रीमिया को अपने में मिला लिया तो रूस को वहां से हटा दिया गया। चीन की इकोनॉमी भी अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप पूछ सकते हो चीन क्यों शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर चीन को क्यों शामिल नहीं किया गया भाई? चीन क्यों नहीं है? चीन क्यों नहीं? ठीक है, यूएसए के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी है चीन की, फिर भी इसमें शामिल नहीं करते। क्यों? इसकी वजह है कि प्रति व्यक्ति आय कम है। यहां पर प्रति व्यक्ति कम आय के कारण चीन को इस समूह मतलब G7 में शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं करते हैं। भारत भी शामिल नहीं, लेकिन भारत को अतिथि के रूप में बनाया गया था। मतलब चीन को सही मायनों में आधुनिक अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता जैसा कि बाकी G7 देश हैं। ठीक है, तो G7 देश हर साल क्या करते हैं? एक समिट करते हैं। इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लेकर वैश्विक इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और इस साल के समिट में कोरोना वायरस महामारी और वैक्सीन मुख्य मुद्दा रहा। ठीक है, तो मैंने बात की कि भारत को वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं वो, तो यही दोनों मुद्दे हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी यहां पर चली। ठीक है, G7 की अध्यक्षता 7 देशों को हर साल बारी बारी से मिलती है। मैंने आपको बताया था अध्यक्षता कैसे मिलती है इनको। अध्यक्षता बारी बारी से और मेजबान देश करता है। तो मेजबान देश करता है और क्या होती है? और बारी बारी से, और बारी बारी से मिलती है। ठीक है, इस साल जैसे यूके को अध्यक्षता मिली थी, क्योंकि इंग्लैंड में हो रहा है तो जहां पर हो रहा था वही। तो इस समूह का कोई कानूनी आधार नहीं है G7 का, मैंने बात की थी। इसलिए इनके समझौतों को संसद के द्वारा, जो राष्ट्र इसमें शामिल हैं, यहां पर जो बातें हो रही है उनको उन देशों की संसद के द्वारा पारित करवाना पड़ता है। G7 कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि इसके सभी देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अलग अलग है और एक साझा कानून सब पे लागू भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो G7 असल में कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्टेज की तरह काम करता है। यहां जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रोड मैप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बात की थी इसकी स्थापना करने की वजह क्या थी, क्योंकि 1973 में जब मंदी आई थी तो ओपेक के तेल उत्पादन में कमी लाने की वजह से हुई थी। ओपेक देशों ने तेल उत्पादन कर दिया था, कम कर दिया था तेल उत्पादन, जिसकी वजह से वो मंदी आई थी। तो उन्होंने G7 का एक सम्मेलन आयोजित किया। उस समय 6 देशों ने उसमें भाग लिया था। शुरू में G6 था। ठीक है, 1975 में ये G6 था। फिर ये कनाडा जब शामिल हुआ तो ये G7 बना, रूस शामिल हुआ तो ये G8 बना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको G7 पर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। और जो डिस्क्रिप्शन या जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहें। थैंक यू।